नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आपकी पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 प्राचीन विश्व के बारे में। प्राचीन विश्व के अंदर हम सभ्यताओं और संस्कृति को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमारे जो शब्द आता है सभ्यता या संस्कृति। तो सभ्यता या संस्कृति किसे कहते हैं? तो ध्यान देना कि सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सभ्यता का मतलब क्या होता है कि सभ्यता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना या एक ऐसी दुनिया से हम सभ्यता का क्या कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं जो पहले थी लेकिन अब किसी कारणवश नहीं है। यानी आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो अभी हम जिंदा हैं, फिर कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब किसी तूफान या किसी चक्रवात के कारण हम सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एक नई दुनिया बनेगी, तो वो दुनिया के लोगों के लिए आज की हमारी दुनिया एक सभ्यता के रूप में उभर कर आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब होता है जो जितनी भी जो पुरानी चीज़ों के बारे में, यानी जो पहले जो था वो अब नहीं है, उसके बारे में लिया जाता है। और संस्कृति का मतलब रीति रिवाजों से लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे विश्व की कुछ ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं के बारे में, जिसके अंदर हमारे सबसे फर्स्ट हमारी सभ्यता आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो नदी और घाटी की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फैरात नदी के बीच में स्थित है। सभ्यता कोई भी लोग होते हैं जो वहाँ ही पर रहते हैं जहाँ पर उनको जीवन जीने के लिए आसानी से खाना पानी राशन सारा का सारा उपलब्ध हो, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीवन यापन कर सके, वहीं पर लोग रहते हैं। तो पुराने समय के अंदर इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे ही अपने घर बनाते थे या नदियों के किनारे ही वो रहना पसंद करते थे, ताकि वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए पानी भी मिल सके और दूसरे सभी सुख संसाधन उनको प्राप्त हो सके। तो जितनी भी जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन पुरानी जो सभ्यताएं हैं, वो किसी न किसी नदी घाटी के ऊपर स्थित है। तो जो अब हम बात कर रहे हैं जिसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आपके दजला और फैरात नदी के बीच में स्थित है। वर्तमान समय के अंदर बात करें आज के समय की, तो आज के समय के अंदर विश्व के अंदर जो इराक देश है, वही इराक देश पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर लोग कृषि के बारे में अच्छे से जानते थे। इस कृषि के खेती बाड़ी के अलावा यहाँ पर लोहारों का काम, कुम्हारों का काम, राजमिस्त्री, बुनकर तथा बढ़ई का काम है जो काफ़ी विकसित हुआ। यहाँ के लोगों के परिवहन के साधनों के रूप में लाने और ले जाने, माल को लाने ले जाने, उनके खुद के आने जाने के लिए वो परिवहन के साधन के रूप में ठेले का, चौपहिया का और समुद्र नदियों के लिए नौकाओं और पोतों का उपयोग करते थे। जैसे कि आज के समय में हम लोग भी अपने विचारों को एक दूसरे को बताने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे विचारों को प्रयोग करते हैं, तो या तो ज़्यादातर हम है तो हिंदी का उपयोग करते हैं, इंग्लिश का उपयोग करते हैं, तो ये हमारी भाषा है। और हिंदी को किस तरीके से लिखा जाता है, तो हिंदी को लिखने की जो कला है वो लिपि है, यानी
देवनागरी लिपि है। तो ध्यान देना कि जो पुराने समय के अंदर लोग हैं तो वो भी अपने विचारों को आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, तो उनकी भी एक भाषा थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर जो खनन के से प्राप्त हुई है तो उनकी जो भाषा है, उनके जो अक्षर है वो कील के समान अक्षर प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए उत्खननकर्ताओं ने उस सभ्यता की जो भाषा का नाम है कीलाक्षर दे दिया कि जितने भी जो अक्षर है वो किसके समान है, कील के समान है। आपको स्क्रीन पर सारे के सारे दिख रहे होंगे कि किस तरीके से जो अक्षर है जो मिले हैं। अब हम बात करेंगे धर्म के बारे में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था। तो ध्यान देना कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो लोग हैं वो सूर्य, चंद्रमा, आकाश तथा प्रजनन की क्या करते थे, पूजा करते थे। वहाँ पर इस बात का भी सिद्ध हुआ है कि वो सूर्य भगवान को मानते थे, चंद्रमा को मानते थे, आकाश को भी मानते थे और प्रजनन की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। और वहाँ पर जो शासक था, जो वहाँ पर सबसे मेन आदमी है, आज जैसे हम गांव के शासक की बात करें, गांव का जो मेन लीडर होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, तो उसी तरीके से पहले जो उस गांव का जो मेन लीडर था, शासक था, उसको या तो पुरोहित कहा जाता था या राजा कहा जाता था या उसे अभिजात कहा जाता था। इनके अलावा उस सभ्यता के अंदर समाज के अन्य वर्ग भी थे, जिसके अंदर व्यापारी भी थे, दास भी थे और सामान्य जन यानी आम नागरिक भी लोग निवास करते थे। ये थी हमारी मेसोपोटामिया की पूरी सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में हम दूसरी सभ्यता को पढ़ेंगे। दूसरी सभ्यता है हमारी मिस्र की सभ्यता। तो ध्यान दीजिएगा कि मिस्र की सभ्यता है, जो नदी घाटी की बात करें तो मिस्र की सभ्यता है नील नदी के ऊपर स्थित है। वर्तमान के अंदर वो मिस्र के अंदर ही है और मिस्र की सभ्यता के अंदर खेती के अलावा कृषि के अतिरिक्त संगत रास और बढ़ई का कामकाज है जो विकसित हुआ। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता के लोग परिवहन के लिए ज़मीनी और समुद्री रास्तों का उपयोग करते थे, यानी ज़मीन पर चलने वाले जितने भी साधन हैं और समुद्र के अंदर चलने वाले जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करते थे। और इनकी भाषा की बात करें तो भाषा थी चित्राक्षर, यानी चित्र बनाकर ये लोग एक दूसरे को अपनी बातों को समझाते थे। जो अपने उनके मन में विचार थे उन सभी को वो एक दूसरे को चित्र बनाकर समझाते थे, जैसा कि आपको फ़ोटो के अंदर दिख रहा है कि किस तरीके से आपको वो लिपि लिखी गई है। इन मिस्र की सभ्यता के अंदर जितने भी जो गांव या शहर थे, तो अगर इनके धर्म की बात करें तो इनके गांव या शहर का प्रत्येक शहर का एक गांव का अलग से खास देवता था, वह उसके मंदिर थे। एक शहर का पर्टिकुलर एक देवता अलग से था, उनकी वो पूरा का पूरा गांव उन्हीं की पूजा करता था। और इनके अलावा उनके मंदिर भी बनाए गए थे। और यहाँ के जो शासक थे उन शासकों को या तो पुरोहित कहा जाता था या फराओ कहा जाता था। राजा को फराओ मिस्र की सभ्यता के अंदर कहा जाता है। समाज के अन्य वर्ग है शासक के अलावा, तो शासक के अलावा समाज के अन्य वर्ग के अंदर किसान थे, व्यापारी थे और शिल्पकार भी थे। मशहूर स्मारक की बात करें तो मिस्र की सभ्यता के अंदर मशहूर यानी क्या क्या जो मिस्र की सभ्यता के अंदर आज भी मौजूद है स्मारक के रूप में, वहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ वो है पिरामिड। पिरामिड मिस्र के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और संरक्षित शव, ध्यान देना संरक्षित शव आपको पिक के अंदर दिख रहा होगा, पिरामिड भी आपको पिक के अंदर दिख रहे होंगे कि किस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से संरक्षित शव है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, उस फिल्मों के अंदर आपने ममीज़ को देखा होगा कि एक जिन बॉडी है मरने के बाद में बॉडी को पट्टियों से बांधकर उसको बक्से में डाल दिया जाता है, तो उसे हम मम्मी कहते हैं, संरक्षित शव कहते हैं। वो मिस्र की ही देन है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को माप तोल का भी ज्ञान था, यानी किस तरीके से मापना है, किस तरीके से तोलना है। ये लोग मापने और तोलने के अंदर भी इंटेलिजेंट थे, ये लोग माप तोल का भी इनको ज्ञान था। तो हमारी मिस्र की सभ्यता भी होती है पूरी
इसी के साथ हम तीसरी सभ्यता को पढ़ेंगे, वो है हमारी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता वांग हो नदी पर स्थित है और वर्तमान के समय के अंदर उत्तरी चीन का उत्तर वाला जो भाग है वही चीन की सभ्यता है। और इस चीन की सभ्यता के अंदर लोगों को खेती के अलावा कांसे की जानकारी थी। कांस्य मिस्त्री यानी जो कांसे की धातु है, जो कांसे के बर्तन है, वो कांसे के बर्तनों का भी ये लोग उपयोग करते थे, क्योंकि पहले के लोगों को कांसे की जानकारी नहीं थी। सबसे पहले लोगों को पत्थर की जानकारी हुई, पत्थर के बाद में उनको धीरे धीरे अलग अलग धातुओं की जानकारी होती गई। परिवहन के रूप में ये रेशम मार्ग का उपयोग करते थे। इनके साथ साथ में ही इनकी जो भाषा थी वो है सामान्य चीनी भाषा, जो आज भी उपयोग में होती है, जो चीन की भाषा है। और इनका जो धर्म था, ये चीन के लोग हैं, चीनी सभ्यता के जो लोग हैं वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, पूर्वजों को भी मानते थे, प्रकृति और आत्माओं की ये पूजा भी करते थे। इनके साथ में ही यहाँ का जो शासक था, उन शासक को या तो शांग या चाऊ या चीन के नाम से जाना जाता था। समाज के अंदर शासक के अलावा यहाँ पर किसान, व्यापारी और शिल्पकार भी थे। और चीन का जो स्मारक की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी दीवार है वो चीन की दीवार है। तो जो आपको दिख रही है कि चीन की दीवार जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, वो चीन की सभ्यता की ही हमें देन है। इसी के साथ अब हम आपकी सबसे अंतिम सभ्यता के अंदर भारतीय सभ्यता को हम पढ़ेंगे, जो भारत के अंदर थी, भारत के अंदर पनपी। भारतीय सभ्यता की हम बात करें तो भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, जिनको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर खुदाई के समय सबसे पहले हड़प्पा नगर मिला, इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक वर्तमान भारत की बात करें हम तो वर्तमान भारत के अंदर ये हड़प्पा जो पश्चिमी पंजाब का एरिया है, सिंध, गुजरात और राजस्थान के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है, यानी राजस्थान के अंदर भी ये स्थित है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों के अंदर ये सभ्यता स्थित है, विकसित हुई थी। भारतीय सभ्यता के अंदर जो लोग थे, उन लोगों को खेती भी करते थे, लेकिन खेती के अलावा उन लोगों को तांबे की धातु के यानी तांबे की जानकारी थी, कांसे की जानकारी थी तथा हथियार बनाने वाले जो औजार है उनकी भी जानकारी थी। इसके साथ साथ में ही वो अनमोल पत्थरों, चांदी, सोने के आभूषण बनाने वाले, ठीक है ना, उनके भी सभी की सभी उनकी क्या थी, जानकारी थी। भारतीय सभ्यता के अंदर जो अनमोल रत्न है, जब बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे सोने के गहने बनाना, चांदी के गहने बनाना, जो आभूषण हैं वो लोग भी यहाँ पर क्या करते थे, बनाते थे। इनके साथ साथ में ही परिवहन के रूप में वो ज़मीन के ऊपर जमीनी मार्ग और समुद्री मार्ग का भी क्या करते थे, उपयोग करते थे। यानी ज़मीन के ऊपर चलने वाले सभी साधनों का उपयोग करते थे और समुद्र के अंदर चलने वाले सभी साधनों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। ये लोग भी, इनकी जो भाषा थी उनकी भाषा है हड़प्पाई भाषा, जो सांप के आकार से लिखी गई है, यानी बाईं ओर से स्टार्ट होती है तो दाईं तरफ ख़त्म होकर फिर वापस दाईं ओर से स्टार्ट होकर बाईं ओर चलती है। जैसे सांप करवटें लेता है उसी तरीके से ये लिपि है। तो इस लिपि को एक दूसरा नाम दिया गया है, सर्पिलाकार लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस लिपि को आज दिन तक कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है कि ये क्या लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। इस भारतीय सभ्यता के अंदर लोगों के धर्म की बात करते हैं हम, तो लोगों के धर्म के अंदर मातृदेवी व लिंग की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोग माता को सबसे प्रमुख मानते थे, यानी देवी की सबसे ज़्यादा पूजा करते थे। और यहाँ का जो शासक था, गांव का जो मेन आदमी व्यक्ति होता था, शासक होता था, उसको राजा कहा जाता था। और राजा के अलावा यहाँ पर किसान हैं, व्यापारी है, ठीक है ना, ये लोग भी यहाँ पर रहते थे।
इसके अलावा मशहूर स्मारक की बात करें तो मशहूर स्मारक के अंदर विशाल स्नानघर, एक बड़ा सा स्नान करने का एक हॉल मिला है जिसके अंदर बहुत ही विशाल है, जिसके अंदर काफ़ी लोग क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। वो हमें इस सिंधु सभ्यता से ही मिला है। इसके साथ साथ में अन्नागार भी मिला है और इसके अलावा ही वहाँ के लोगों का जीवन जैसे आज के समय में अपने घर के बाहर जो नालियाँ बनी हुई है, ये उसी सभ्यता की देन है। वहीं से हमें ईंटों से बनी हुई पक्की नालियाँ भी मिली है। वहीं से हम लोगों को पता है कि किस तरीके से नालियाँ भी बनाई जाती है। वहाँ पर पूरे शहर को एक नक्शे के अनुसार बनाया गया है। तो वो सारी की सारी भी हमें देन कहाँ से मिली है, सिंधु सभ्यता से मिली है, भारतीय सभ्यता से मिली है। तो ध्यान देना कि मैंने आप सभी को शुरुआत के अंदर ही बताया था कि कोई भी सभ्यता किसे कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जो उजड़ चुकी है। तो यानी किस उजड़ने का मतलब क्या होता है कि वो किसी न किसी कारण से वो सभ्यता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, वो बाढ़ के कारण या नदी के सूखने के कारण ये क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तथा समुद्री व्यापार के कारण भी इसकी क्या हो गई थी, समाप्ति हो गई थी। इसी के साथ आपके अध्याय संख्या 1 प्राचीन विश्व के पाठ भाग संख्या 1 के अंदर आपके जितनी भी जो सिलेबस के अंदर विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी, चारों की चारों वो पूरी होती है और बाकी दूसरा आपको अगली वीडियो के अंदर सारा का सारा मैटर मिल जाएगा। धन्यवाद।